नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो आई एम श्योर आपने पिछले काफ़ी सारे दिनों से 7-8 दिनों से जब से ये टकराव शुरू हुआ है इजराइल और हमास के बीच में, आपने इसको काफ़ी अच्छे से फॉलो किया होगा, काफ़ी सारी न्यूज़ आपने सुनी होगी। नाउ इस चीज़ को लेके कई सारे ऑब्जर्वर्स हैं, कई सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि ये मान रहे हैं कि ये वाला जो 2021 का टकराव है ये शायद सबसे ज़्यादा खतरनाक टकराव हो सकता है बिटवीन इजराइल एंड द हमास। बात करेंगे कि ऐसा ये लोग क्यों कह रहे हैं। कुल मिला के 4-5 बड़े बड़े कारण हैं जिसके वजह से ये स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। एंड ऑब्वियसली आई थिंक आप इस चीज़ को देख भी रहे होंगे कि कोई भी एक चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही है, मल्टीपल थिंग्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम। और ये जो कई सारी डायमेंशंस इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट में नजर आ रही हैं, उसी की वजह से ये बड़ी चिंताएं यहाँ पर जताई जा रही हैं। तो बात करेंगे एग्जैक्टली यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे और अनअकैडमी की ऐप पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर हैंडल के ऊपर। ऑल्सो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी की ऐप के ऊपर आपको मुझसे इस क्लास में जुड़ना है। ये वाली क्लास 19 मई को दोपहर 1 बजे रखी गई है। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। राइट। सो देखिए, शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि आखिरी बार जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जब ये टकराव हुआ था इजराइल और हमास के बीच में, ये बात है सन 2014 की। हालांकि उसके पहले भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, लेकिन जो लास्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जो कि काफी बड़े स्केल पे हुआ था, ये 2014 में हुआ था। और ये वाला आप देख सकते हैं, चाहे तो विकिपीडिया का आर्टिकल जाके पढ़ भी सकते हैं। 2014 गाजा वॉर आपके सामने है। इसकी टाइमलाइन भी दिखाई गई है। 8 जुलाई 2014 को शुरू हुआ और 26 अगस्त 2014 तक ये चला था। अगर हम मोटा मोटा अंदाजा लगाएं तो ऐसा मान लीजिए कि लगभग 50 दिन तक ये पूरा का पूरा जो आपका कॉन्फ्लिक्ट था उस टाइम तक खिंच गया था। और इस कॉन्फ्लिक्ट में ऐसा माना जाता है, कम से कम ये रिपोर्टेड डेथ्स हैं कि कम से कम 2310 गाजा के लोगों की मृत्यु हुई थी। और केवल 2310 गाजा के लोग ही नहीं बल्कि इजराइल के भी लगभग 2100 लोग मारे गए थे। और इनफैक्ट यूएनएचआरसी, यूएन के जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोग जो कि यहाँ पर तैनात थे, जो डिप्लॉयड थे, वो भी यहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में मारे गए थे। माना जाता है उनकी भी संख्या 2000 को क्रॉस कर चुकी थी। और उस टाइम पर भी ये वाला जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, ये केवल एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से शुरू हुआ था। इनफैक्ट छोटा नहीं कहना चाहिए, मतलब हाँ, एक ट्रिगर जरूर आया था कि 7 जुलाई, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2014 की ये बात है। 7 हमास के मिलिटेंट्स थे, उग्रवादी थे, जो कि बेसिकली यहाँ पर मर गए थे इन अ टनल एक्सप्लोजन इन अ प्लेस जिसका नाम था खान यूनिस। तो यहाँ पर ये वाली जो टनल एक्सप्लोजन हुई थी, ये असल में इजरायली एयर स्ट्राइक के द्वारा करी गई थी, जिसकी वजह से ये हमास के मिलिटेंट्स मारे गए। और उसके बाद ये पूरी की पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। नाउ 2014 का ये वाला जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसी चीज से कंपैरिजन कर रहे हैं आज के डेट में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को। जो आज के डेट में आपका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस मैप को, तो यहाँ पर इफ यू कैन सी वेरी क्लियरली, ये वाली जो यहाँ पर बॉर्डर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये बेसिकली बॉर्डर है वेस्ट बैंक का। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे वेरी क्लियरली दिख रहा है आपको ओल्ड सिटी। ये जो ओल्ड सिटी का हिस्सा है ये बेसिकली वेस्ट बैंक का पार्ट है, जिसमें मेनली पैलेस्टीनियंस डोमिनेट करते हैं। अब यहाँ पर आपका आता है अल अक्सा मॉस्क। अक्सर अल अक्सा मॉस्क में कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं इसके आसपास के इलाके में, जिसकी वजह से कोई ना कोई ट्रिगर मिल जाता है। इस बार का जो ट्रिगर है दोस्तों, वो बेसिकली हुआ था टेम्पल माउंट में। कुछ क्लैशेस हुए थे जिसमें कि पैलेस्टीन के कुछ लोग थे और इजराइल के कुछ लोग थे। ठीक है, ऐसा भी कहा जाता है कि शायद यहाँ पे पुलिस फोर्सेस भी अवेलेबल थी, जिसके चलते क्लैशेस शुरू हुए थे इस टेम्पल माउंट वाले एरिया में। और ये क्लैशेस हुए थे 9 मई की बात है। 9 मई से लेकर आज 17 मई हो चुकी है, लेकिन अभी भी क्लैशेस यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोनों के दोनों जो लोग हैं, इजराइल के लोग और गाजा के लोग, एक बहुत ही भीषण युद्ध में अभी भी लगे हुए हैं। और अब यहाँ पे देखिए, 9 मई को कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था। अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि कम से कम, और ये अगेन रिपोर्टेड फिगर्स हैं, कि कम से कम 120 पैलेस्टीनियंस अपनी जान गंवा चुके हैं, कम से कम 8 इजरायली अपनी जान गंवा चुके हैं। जो टोटल नंबर ऑफ रॉकेट्स फायर करे गए हैं, अगेन एक मोटा मोटा अंदाजा है कि अभी तक शायद 2000 से भी अधिक रॉकेट्स जो हैं वो फायर किए जा चुके हैं फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप। और बदले में, उसकी तरफ बदले में इजराइल ने भी कई सारे एयरक्राफ्ट रेड्स करे हैं ऑन द गाजा स्ट्रिप और कई सारे आर्टिलरी अटैक्स भी करे हैं ऑन द पैलेस्टीनियन एरिया। राइट। और
बड़ी बात यह है कि 7-8 दिन होने के बावजूद भी यहाँ पर जो इजराइल के हेड हैं मिस्टर नेतन्याहू, इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि द वॉर विल गो ऑन। जब तक कि बेसिकली कोई सोल्यूशन सामने नहीं आएगा तब तक हम इस जंग को नहीं रोकेंगे। इन्होंने क्लियरली ये बोल दिया है। आप देख सकते हैं, ये संडे की बात है। नेतन्याहू सेड संडे दैट इजराइल वांट्स टू लेवी अ हेवी प्राइस ऑन द हमास with both sides determined to escalate the prospects of an immediate ceasefire। यानी कि यहां पर जो सीज फायर है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाली है। नाउ इनफैक्ट अगर आप देखें, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था ये इजराइल के द्वारा जब इन्होंने गाजा में जो अल जजीरा की बिल्डिंग थी इसको तहस नहस किया था। ये कुल मिला के 14 स्टोरी की बिल्डिंग थी। इसकी फोटो बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है, इस पूरी की पूरी बॉम्बिंग की। और जैसे ही इन्होंने इस 14 स्टोरी बिल्डिंग को यहाँ पे तबाह किया, इसका मतलब कि इजराइल की जो फोर्सेज हैं वो ग्राउंड लेवल पर भी ऑपरेशंस कंटिन्यू कर रही हैं। यानी कि केवल हवाई हमले नहीं हो रहे हैं बल्कि ज़मीन पर भी कई सारे ऑपरेशंस चल रही हैं। तो ये एक तरीके से एक मैसेज है कि जी हाँ, हम काफ़ी ज़्यादा इस वॉर को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं। खैर, ये तो हमने आपके साथ एक बेसिक समरी शेयर करी है कि एग्जैक्टली अभी तक क्या क्या हुआ है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 2021 का टकराव सबसे ज़्यादा खतरनाक है? इसके दोस्तों कुल मिला के 4 बड़े कारण हैं। सबसे पहले कारण की बात करता हूं। अक्सर क्या होता है कि जब भी कोई टकराव होता है, खास करके इजराइल और हमास के बीच में, ऑल्सो बोलना चाहूंगा कि ये टकराव अक्सर होते रहते हैं, ठीक है, छोटे मोटे टकराव होते रहते हैं, लेकिन जब भी टकराव होता है ये अक्सर जो टकराव है इजराइल और गाजा स्ट्रिप के बीच में ही होता है। ये गाजा स्ट्रिप क्या है, इस पर्टिकुलर मैप को देखिए। अब ये आपके सामने मैप है, इजराइल का मैप मैंने आपको दिखा रहा है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये छोटा सा पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज द गाजा स्ट्रिप। और ये जो काफी बड़ा पार्ट है यहाँ पर, इसको कहा जाता है दोस्तों वेस्ट बैंक, ठीक है। वाई इज इट कॉल्ड एज द वेस्ट बैंक? इसको वेस्ट बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डेड सी जो ये वाला एरिया है इसके वेस्टर्न साइड पे लोकेटेड है, इसीलिए इसको वेस्ट बैंक कहा जाता है। नाउ वेस्ट बैंक में भी आपके पैलेस्टीनियंस रहते हैं और गाजा स्ट्रिप में भी आपके पैलेस्टीनियंस ही रहते हैं, लेकिन जो गाजा स्ट्रिप के पैलेस्टीनियंस हैं इनको हमास कहा जाता है बिकॉज इनके थोड़े तरीके अलग हैं पैलेस्टीनियन को आज़ादी लेने के लिए। ये इनफैक्ट कई सारे पैलेस्टीनियंस भी हैं जो कि हमास को उग्रवादी मानते हैं, टेररिस्ट मानते हैं। हम उस डिबेट में नहीं जाने वाले हैं, बट हाँ, यहाँ पर बेसिकली जो ये वाला पूरा का पूरा पॉइंट है कि ये वाले जो अभी तक कॉन्फ्लिक्ट्स होते आए हैं, अक्सर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे वो इन दोनों के बीच में ही होते थे। और अक्सर जो आपको तबाही देखने को मिलती थी या फिर आपको इतने सारे मतलब लड़ाई देखने को मिलती थी वो गाजा के एरिया में ही देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है, द वॉर हैज ऑलरेडी स्प्रेड टू द वेस्ट बैंक ऑल्सो। इसके पहले जितनी बार भी यहाँ पे लड़ाई हुई है, हिंसा हुआ है, 8-9 की बात है, 12 की बात है, 14 की बात है, जो आपका वेस्ट बैंक था ये लार्जली पीसफुल रहा था, यहाँ पे आपको तकलीफ देखने को नहीं मिली थी। लेकिन इस बार जो वेस्ट बैंक का, खास करके जो वेस्ट बैंक का ये वाला एरिया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे जिसको कि हमने जेरूसलम मार्क किया हुआ है, यहाँ पे जेरूसलम है और बिल्कुल इसके पास में ईस्ट जेरूसलम भी है, जो मैंने आपको अभी फोटो दिखाई थी ओल्ड सिटी वाली, वहां पर भी आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, विच क्लियरली गोज ऑन टू शो कि इस बार के पूरे कॉन्फ्लिक्ट में वेस्ट बैंक को भी इंक्लूड करवा लिया गया है। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, जर्मन न्यूज़पेपर DW ने कवर किया, इजराइल गाजा वायलेंस, डेथ टोल राइजेस इन द वेस्ट बैंक क्लैशेस एज वेल। तो वेस्ट बैंक में भी आपका पूरा का पूरा चीज स्प्रेड हो चुका है। दूसरा बड़ा कारण समझ लेते हैं। देखिए, इजराइल की जो हिस्ट्री है इसमें और भी कई सारी चीजें हुई हैं। एक तो इजराइल और हमास के बीच में यहाँ पे दिक्कतें आई हैं, इसके साथ ही में इजराइल की जो जनसंख्या है इसमें कई सारे लोग असल में अरब सिटीजन्स भी हैं जो कि यहाँ पे रहते हैं। इनफैक्ट इजराइल की पूरी आबादी में से लगभग ऐसा मान लीजिए कि 20% जो लोग हैं वो बेसिकली अरब सिटीजन्स ही हैं। अब इसमें देखिए, जो पहला इंटिफाडा हुआ था 1987 का, उस टाइम पर भी अगर आप देखें जो पैलेस्टीनियन वायलेंस हुआ था उसमें अरब्स ने ज्यादा हिस्सा नहीं लिया था। उसके बाद इंटिफाडा दोबारा भी हुआ है, दोबारा इंटिफाडा हुआ था 2000 में शुरू हुआ था, काफी लंबा चला था, लेकिन उस टाइम पर भी जो अरब सिटीजन्स थे उन्होंने इसमें ज्यादा हिस्सा नहीं लिया था। हाँ, ये जरूर है कि कुछ अरब लोगों की डेथ्स हुई थी, लेकिन अरब लोग बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। आप चाहें अगेन तो इंटिफाडा के बारे में जाकर भी विकिपीडिया आर्टिकल पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ, मोटा मोटा आपको जानना जरूरी है कि अरब लोग उस टाइम पे इस चीज से दूर थे। इस बार लेकिन क्या हुआ है कि कई सारे ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं जिसमें कि इजरायली अरब भी हिस्सा ले रहे हैं। इजरायली अरब हिस्सा क्यों ले रहे हैं? बेसिकली जो भी ऑपरेशंस इजराइल के द्वारा किए जा रहे हैं हमास के खिलाफ, बेसिकली अगर हम बात करें एयर स्ट्राइक्स की, जो भी चीज़ें इजराइल कर रहा है हमास के खिलाफ, इजरायली अरब्स इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा
चिंतित हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारे इजराइल के कई सारे शहरों में आपको राइट्स या फिर दंगे देखने को मिल रहे हैं। इसमें अगर आप देखें बीरशेबा है, रामले है, लॉर्ड है, हाइफा, अक्रे और सखनिन, इन सभी एरियाज में आपको राइट्स देखने को मिले हैं। इनफैक्ट कुछ कुछ एरियाज में जो जूइश प्रॉपर्टीज हैं, उनके जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, जिनको अंग्रेजी में सिनागॉग कहा जाता है, उनको भी आग लगाई गई, उनको भी यहां पर तबाह किया गया है। तो कहीं ना कहीं कम्युनल एंगल भी आ चुका है, कहीं ना कहीं जूस और अरब्स के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, जो कि इसके पहले के कॉन्फ्लिक्ट्स में हमें कभी भी देखने को नहीं मिला था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, फाइनेंशियल टाइम्स का ये आर्टिकल है, वेस्ट बैंक डेथ्स रेज द रिस्क ऑफ न्यू फ्रंट इन अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट, की जो वेस्ट बैंक में मौतें हुई हैं उसकी वजह से एक नया खतरा सामने आ गया है कि अरब्स और इजरायलीज के बीच में भी टकराव हो सकता है। और इनफैक्ट दोस्तों हुआ भी है, क्योंकि यहां पर आप देखें टकराव इतना बढ़ चुका है कि इजराइल को अपनी आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने अरब सेक्टर के बीच में एक तरीके से इमरजेंसी को लागू कर दिया है। अभी अभी मैंने एक शहर का नाम लिया जिसका नाम है लॉर्ड, इन्होंने लॉर्ड में ऑलरेडी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं, हालांकि ये खबरें अभी तक जो है प्रॉपरली प्रूव नहीं करी गई हैं, कि कुछ कुछ एरियाज में लिंचिंग्स भी हुई हैं, कुछ अरब्स की और कुछ जूस की। बट अगेन ये चीजें केवल और केवल कुछ मीडिया रिपोर्ट कर रही है। इट इज स्टिल टू बी सीन कि वाकई में ये ट्रू है या फिर नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बीबीसी न्यूज का ये पर्टिकुलर आर्टिकल है, 4 दिन पुराना आर्टिकल है, इजराइल डिक्लेयर्स इमरजेंसी इन लॉर्ड एज द अनरेस्ट स्प्रेड्स। तो बेसिकली यहाँ पर जो अशांति है वो धीरे धीरे फैल रही है। ये आपका रहा दूसरा कारण। तीसरा कारण बन जाता है सीरिया और लेबनान का। उसी मैप को दोबारा से फिर से एक बार ध्यान से देखिए, जिसमें हमने आपको दिखाया था इजराइल का मैप। अब देखिए इजराइल के मैप में अगर हम देखें, ये गाजा स्ट्रिप से तो अटैक्स हो ही रहे हैं, तो ये आपका नीचे का एरिया है जहां पर आपका इजराइल अफेक्ट हो रहा है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, ये आपका सीरिया है, तो सीरिया की तरफ से भी यहां पर अटैक्स हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सीरिया की तरफ से अटैक्स अभी हो रहे हैं, ये भी होते रहते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सीरिया की तरफ से जो अटैक्स हो रहे हैं, इसकी वजह से इजराइल के ऊपर खतरा बढ़ जाता है कि उसको अपनी कुछ फोर्सेस को यहां पर भी तैनात करना पड़ेगा और अपनी कुछ फोर्सेस को यहां पर भी तैनात करना पड़ सकता है। कई सारे सोर्सेज इसको ऐसा भी कह रहे हैं कि शायद इजराइल एक 2 फ्रंट वॉर को भी झेल सकता है, जो कि हो सकता है सीरिया की एंट्री की वजह से देखने को मिल जाए। इसमें अगर आप देखें, द इजराइल हमास वायलेंस हैज बीन यूज्ड बाय एलिमेंट्स इन द लेबनान एंड द सीरिया टू लॉन्च रॉकेट्स अटैक्स फ्रॉम द नॉर्थ। आप यहां पे देख भी सकते हैं, 3 रॉकेट्स शॉट एट इजराइल फ्रॉम सीरिया आफ्टर हेजबुल्ला मैन किल्ड इन द बॉर्डर फ्रिकास। तो जो एक हेजबुल्ला का इंसान था जो कि बॉर्डर में एक अटैक हुआ था, बॉर्डर कौन सा, आपका जो इजराइल और सीरिया का बॉर्डर है, वहां पर अटैक हुआ था, वहां पे हेजबुल्ला के किसी इंसान की डेथ हुई, जिसके बदले में यहां पे सीरिया ने अटैक करना शुरू कर दिया था। ये वाली खबर भी दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो 14 मई की खबर है जब ये चीज सामने आती है। अगर मान लीजिए गाजा का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, ठीक है, अगर मान लीजिए बढ़ जाता है, उस केस में देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि हिजबुल्ला के नाम से जो ग्रुप लेबनान में ऑपरेट करता है और जो असाद फोर्सेज हैं आपकी सीरिया में, ये भी शायद इस पूरी की पूरी फाइट में हिस्सा ले सकती हैं। सीरिया में सरकार अभी तक कोई स्टेबलाइज्ड गवर्नमेंट नहीं है, वहां पर एक अलग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन हाँ आपको मालूम होगा सीरिया में कई सारे आतंकवादी संगठन भी हैं, कई सारे गैर सरकारी संगठन भी है जो कि कई सारी चीजें कर रहे हैं, और कुछ नहीं मालूम कि एग्जैक्टली अटैक कहां से हो सकता है। लेकिन हाँ ये जरूर मालूम है कि अगर इजराइल के ऊपर अटैक होगा सीरिया से, तो वो उसके नॉर्दर्न साइड में ही होगा। कहने का मतलब इजराइल एक 2 फ्रंट वॉर की तैयारी भी कर सकता है। देखा जाए तो इजराइल मल्टीपल चैलेंजेस को फेस कर रहा है, ऐसा इसने अपने इतिहास में शायद ही कभी किया होगा। इनफैक्ट जो इजराइल की बहुत ही फेमस वॉर मानी जाती है 1973 की, जिसको कि अक्टूबर वॉर भी कहा जाता है या फिर कभी कभार यौम किपुर वॉर भी कहा जाता है, उस टाइम पर भी इजराइल के केवल 2 ही दुश्मन थे। लेकिन आज आप देखें इजराइल के स्टेट एडवर्सरीज तो हैं ही हैं, कई सारे नॉन स्टेट एडवर्सरीज भी हैं जो कि इजराइल को हर तरफ से घेर रहे हैं। एक तरफ हमास है, दूसरी तरफ सीरिया है, फिर लेबनान है, और कुछ नहीं मालूम कि अभी इजिप्ट या फिर जॉर्डन ने क्या स्टैंड लिया है, नोबडी नोज। एंड केवल इतना ही नहीं, साथ ही में उनके खुद के देश के अंदर अरब और जूइश पॉपुलेशन में भी उनको दंगे देखने को मिल रही हैं। सो इजराइल इज फेसिंग अ मल्टीपल फ्रंट वॉर, जिसमें कि अंजाम क्या होगा इजराइल को भी नहीं मालूम। फाइनली अगर हम ये देखें कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो सकता है, हमने पहले बात करी सीज फायर की, जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा कम लग रहे हैं। तो यहां पर
ऐसे केसेस में जनरली क्या होता है, और इनफैक्ट ये चीज़ हमने कई बार मिडिल ईस्ट में देखी भी है, कि बाहर से कंट्रीज आती हैं, कुछ पावरफुल कंट्रीज आती हैं, बातचीत करवाने की कोशिश करती हैं, मीडिएशन करती हैं। यहाँ पर क्या है कि टर्की, जो कि शायद थोड़ा बहुत स्कोप था कि आके मीडिएशन करवाएगी, लेकिन टर्की ऑलरेडी हमास की तरफ मूव कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, टर्की प्रेसिडेंट Erdogan fans conflict, dials up Muslim leader to take strong stance against the Israel। इनफैक्ट आपने देखा होगा, कल ही की बात है, OIC की स्पेशल मीटिंग हुई है जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि हम पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं, हमास को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद ये चीज़ तो क्लियर है कि टर्की यहाँ पर आके मीडिएशन नहीं करवाएगी। चाइना और रशिया जैसे बड़े प्लेयर्स हैं जो कि कोशिश कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चाइना और रशिया दोनों ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर पावर वील्ड नहीं करते हैं, स्पेशली इन द एरिया ऑफ इजराइल। एक बहुत बड़ा प्लेयर बन जाता है इजिप्ट, लेकिन इजिप्ट के केस में क्या हुआ, अब देखिए, जैसे ही टकराव शुरू हुआ था, 11 मई की बात है, इजिप्ट ने वहीं पे प्रस्ताव रख दिया था कि हम आके आपकी आपस में बातचीत कराना चाहते हैं, हम इन पूरे के पूरे टेंशन्स को डिफ्यूज करवाने में आपकी हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन इजराइल ने इजिप्ट के उस ऑफर को बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसमें हो सकता है कि कहीं ना कहीं 2014 का इतिहास इजराइल को याद आ रहा हो। उस टाइम पर भी इजिप्ट ने कोशिश करी थी, और इजिप्ट ने हालांकि हेल्प तो करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें इजराइल को यह लगा कि इजिप्ट का खुद का फायदा हुआ है, इसीलिए इजिप्ट ने आके हेल्प करवाई थी। तो इसीलिए शायद इजराइल इस बार इजिप्ट को एंट्री नहीं दे रही है। फाइनली एक अकेली पावर बच जाती है, एंड दैट इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री, USA। इसमें भी लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। अभी आपको मालूम होगा, USA में आपका जो ऑफिस चेंज हुआ है प्रेसिडेंट का, इसके पहले ट्रंप का प्रशासन था, अब जो है बाइडेन का प्रशासन है। तो क्योंकि ट्रंप के प्रशासन की इक्वेशन अलग थी नेतन्याहू के साथ, और बाइडेन के प्रशासन की इक्वेशन कंप्लीटली अलग है, तो देखना होगा कि एग्जैक्टली USA इस प्रॉब्लम को किस तरीके से डील करता है। डिपेंड करेगा कि क्या वो वाकई में इजराइल के लोगों का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं, और उसी के बाद इस चीज का कोई सोल्यूशन शायद सामने आ सकता है। तो ओवरऑल 3-4 बड़े कारण हैं, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से इजराइल इज फेसिंग अ मल्टीपल फ्रंट वॉर, एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस ईयर्स कॉन्फ्लिक्ट इज वेरी वेरी डेंजरस एज कंपेयर टू ऑल द प्रीवियस ईयर कॉन्फ्लिक्ट्स। एग्जैक्टली क्या होता है देखना फिलहाल बाकी है। वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। जाने से पहले बताना चाहूंगा, यदि आप लोग अनअकैडमी से UPSC की सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन ऑफर चल रहा है, 25% प्लस 10% ऑफ, यानी कि सीधा सीधा आपको 35% ऑफ मिल जाता है। और इसमें आपको यूज करना है मेरा कोड, दैट इज ANIUPSC। इफ यू यूज दिस कोड गाइज, आपको ये वाला डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। और ये चीज केवल UPSC के लिए ही नहीं, बल्कि कोई भी आपको एग्जाम परचेज करना है, कोई भी कोर्स परचेज करना है, प्लस हो, आइकॉनिक हो, या फिर आपको SSC, बैंक, रेलवे, स्टेट PCS कोई भी एग्जाम परचेज करना है, तो आप यहाँ पर मेरा कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जो कि स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है, आप लोग अनअकैडमी कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं, अगेन यूजिंग माय कोड ANIUPSC। और इसमें जो लोग टॉप विनर्स होंगे उनको स्कॉलरशिप का भी मौका दिया जाएगा। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।